एनर्जी फ्लो के अंदर फूड चेन एंड फूड वेब के बाद में अब स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का टॉपिक पिरामिड्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के पिरामिड्स या इनको इकोलॉजिकल पिरामिड्स भी कहा जाता है। एनसीईआरटी जब इकोलॉजिकल पिरामिड्स की शुरुआत करती है तो कहते हैं कि यू मस्ट बी फैमिलियर विद द शेप ऑफ पिरामिड्स। पिरामिड की शेप हम सभी जानते हैं कैसी होती है। बेस जो है वो ब्रॉड होता है और जो एपेक्स होती है वो नैरो होती है। बेस ब्रॉड और एपेक्स नैरो। अब पिरामिड को इकोलॉजी के साथ जोड़ने का काम किसने किया वो देखिए। चार्ल्स एल्टन साहब ने, चार्ल्स एल्टन जो हैं इकोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप फूड चेन बनाते हैं, फूड चेन कोई भी फूड चेन ले लें। तो चलिए हमने उनसे कहा कि ये फूड चेन है। ग्रास को कौन खा रहा है? रैबिट को कौन? फॉक्स, एंड फॉक्स को कौन खा रहा है? लायन। तो ये एक फूड चेन है। उन्होंने कहा कि जो फूड चेन है इसमें कुछ पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करते हैं। पैरामीटर्स जैसे उन्होंने कहा कि हम इस फूड चेन के अंदर ऑब्जर्व करते हैं नंबर को देखते हैं कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पर नंबर की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है। ग्रास, रैबिट, फॉक्स, लायन। आप भी इमेजिन करें कि भाई नंबर को देखें। तो चार्ल्स एल्टन ने कहा बताइए इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में मिलने वाली जो फूड चेन है उसमें सबसे ज्यादा नंबर किसका होगा? ग्रास का, रैबिट का, फॉक्स का या लायन का? तो बताइए किसका होगा? आपका ये ग्रास का होगा। ऑब्वियसली ग्रास का नंबर ज्यादा होगा। तो चार्ल्स एल्टन साहब ने कहा कि नंबर जिसका ज्यादा उसको ये एक बार साइज अलॉट कर दो। आप ये बार साइज हमने अलॉट कर दिया। देखिए बार साइज है। जैसे चॉकलेट बार होता है ना, ऐसे ये बार साइज है। बार डायग्राम होता है, बार ग्राफ होता है। तो ये बार अलॉट कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि वो पैरामीटर नंबर ज्यादा तो बार का साइज ज्यादा बड़ा, यदि वो पैरामीटर कम है, नंबर कम है, तो बार का साइज छोटा। ध्यान रखें, बड़ा बार, बड़ा पैरामीटर ज्यादा बता रहा है कि वो नंबर में ज्यादा है, छोटा बार का साइज तो नंबर में कम बताएगा। तो एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो फूड चेन होती है उसमें ग्रास का नंबर ज्यादा। और एक और खास बात उन्होंने कहा कि जब बार को आप बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो बेस रहेगा, बेस शुरुआत जिससे होगी वो प्रोड्यूसर से होगी। ऐसा नहीं कि रैबिट का बना दिया ये या ये लायन का है, ये ग्रास का है, क्योंकि बेस किससे बनेगा? प्रोड्यूसर से बनेगा। तो ये बार का साइज किसको अलॉट किया गया? ग्रास को। अब इसके बाद में जो ग्रास के बाद में कौन आएगा? रैबिट। तो रैबिट का जो बार साइज रहेगा वो ना तो इसके नीचे बन सकता और ना ही इसकी साइड में बनेगा, वो इसके ऊपर ही बनेगा। तो मतलब फूड चेन में प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर ऊपर की ओर चलेंगे। तो आप मुझे बताइए ग्रास के बाद में मुझे रैबिट का बार बनाना है और वो नंबर के हिसाब से, तो रैबिट का नंबर ग्रास के बराबर होता है, ग्रास से ज्यादा होगा या कम? तो आप कहिए ग्रास से कम होता है। तो बार का साइज इससे छोटा बना, ये बन गया। तो ये किसका है? ये है ग्रास का, हम लिख भी देते हैं याद रहे। ये रैबिट का बार साइज, रैबिट। इसके बाद में फॉक्स, इसके ऊपर फॉक्स का बार साइज इससे छोटा जाएगा कि नंबर में फॉक्स रैबिट से कम होती है। लायन, वो तो गिनती के होते हैं, तो लायन का बार साइज और छोटा जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये बार साइज एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगाए। अब इनके आप कोने मिला दो, कोने मिलाए तो क्या बनता दिखाई दिया? पिरामिड। चार्ल्स एल्टन ने कहा कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर मिलने वाली फूड चेन को यदि आप सर्टेन पैरामीटर के बेस पर अरेंज करें तो आपको पिरामिड्स बनता दिखाई देगा। कई बार ये पिरामिड सीधा बनता दिखाई देगा, अपराइट, और कई बार ये पिरामिड इनवर्टेड, उल्टा बनता दिखाई देगा। देखिए कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट। मतलब
डिफरेंट इकोसिस्टम की फूड चेन को पिरामिड के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो ध्यान रखें, क्योंकि पिरामिड का कॉन्सेप्ट जो है एल्टन साहब ने दिया था, इसलिए इनको एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहा जाता है। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि ध्यान से फोकस होकर समझेंगे तो आपको पिरामिड से रिलेटेड क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके लिए करना, उसको सॉल्व करना भी बहुत आसान रहेगा। तो किस तरीके से वो समझे। इकोलॉजिकल पिरामिड्स में फर्दर हमने 3 पैरामीटर्स लिए हैं, जो जैसे हमने इसको नंबर के हिसाब से समझाया, कंडीशन से नंबर एक पैरामीटर है, दूसरा बायोमास और तीसरा एनर्जी। 3 पैरामीटर्स, और इन पैरामीटर्स को लेकर हम पिरामिड्स बनाएंगे 3 इकोसिस्टम के अंदर, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड ट्री इकोसिस्टम। बहुत सिंपल है, आप खुद ही बनाएंगे, खुद ही इमेजिन करेंगे और बिना राइट डाउन किए, आप बिना बनाए ड्रॉ किए खुद ही आप समझ जाएंगे कि पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड सीधा जाएगा या उल्टा जाएगा, अपराइट जाएगा या इन्वर्टेड जाएगा। बस इसके लिए खास जो है वो ये कि आपको इन तीनों इकोसिस्टम में फूड चेन के बारे में मालूम होना चाहिए कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कौन सी फूड चेन होती है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन सी फूड चेन होती है एंड ट्री इकोसिस्टम में फूड चेन कैसी होती है। चलिए समझते हैं। देखिए, नंबर का जो पिरामिड है आपको ग्रासलैंड इकोसिस्टम में बनाना है, तो उससे तो हम समझे ही थे कि ग्रास का नंबर क्या होगा, ज़्यादा, उससे कम रैबिट का, उससे कम फॉक्स का, और सबसे कम नंबर लायन का। लायन गिनती के होते हैं। तो पिरामिड कैसा जाएगा, नंबर का पिरामिड ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट होता है, सीधा जाता है। ध्यान रखें। देखिए, नंबर का जो पिरामिड है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का जो पिरामिड है, उसको लेकर एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आपके एनसीईआरटी के अंदर दी है। चलिए मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, वो ये, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो ग्रासिस का नंबर है वो ऑब्जर्व किया और मिला लगभग 6 मिलियन ग्रास मिली। 6 मिलियन यदि ग्रास है तो वहां पर लायन का नंबर कितना होगा। आपको लगेगा कि बड़ा ही ऊट पटांग तरह का क्वेश्चन है। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में इकोलॉजिस्ट ने टोटल ग्रास का नंबर काउंट किया और वहां पर ग्रास मिली 6 मिलियन, तो वहां पर कितने टॉप कंज्यूमर या लायन प्रेजेंट होंगे। आपको लगेगा कि ऐसे कैसे बता सकते हैं। आप बता सकते हैं, याद रखना है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ने नंबर के पिरामिड्स के नीचे ये बात मेंशन की है कि किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जहाँ पर 3 टॉप कार्निवोर्स होते हैं कंज्यूमर, उनको सपोर्ट करने के लिए कम से कम 6 मिलियन ग्रास होनी चाहिए। तो याद रखें, 6 मिलियन ग्रास जहाँ पर होगी वहाँ पर 3 लायन या 3 टॉप कंज्यूमर प्रेजेंट होंगे। लिखा है एनसीईआरटी में, नंबर ऑफ पिरामिड्स के नीचे मेंशन किया है कि 3 लायंस को या 3 टॉप कंज्यूमर को सपोर्ट करने के लिए कम से कम 6 मिलियन ग्रास का होना ज़रूरी है। चलिए, नंबर का पिरामिड ग्रासलैंड में, अब एक्वेटिक में चलते हैं। चलिए, नंबर का पिरामिड एक्वेटिक इकोसिस्टम में बनाना है। इमेजिन करिए, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो फूड चेन होती है, मैं आपको थोड़ा उसका आइडिया दे देता हूँ। फाइटोप्लैंक्टन सिंगल सेल के होते हैं, सिंगल सेल, ध्यान रखें। फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाले होते हैं वहाँ जू प्लैंक्टन को कंज्यूम करने वाले होते हैं स्मॉल फिश को कंज्यूम करने वाले होते हैं लार्ज फिश। तो ये है एक्वेटिक इकोसिस्टम की फूड चेन। अब हमें नंबर का पिरामिड बनाना है, तो आप सोचिए, नंबर का पिरामिड बनाना है। फाइटोप्लैंक्टन जो सिंगल सेल के हैं, जिनकी डिवीजन कैपेसिटी की बड़ी अच्छी होती है, नंबर में कैसे होंगे, ज़्यादा होंगे। तो फाइटोप्लैंक्टन से शुरुआत करेंगे तो बार का साइज बड़ा, जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन से नंबर में कम, स्मॉल फिश और कम, लार्ज फिश और कम। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो फाइटोप्लैंक्टन नंबर में ज़्यादा होते हैं, बेस ब्रॉड बनेगा, तभी आपको स्ट्राइक कर गया होगा कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में
नंबर का जो पिरामिड्स होता है वो अपराइट बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्वेटिक इकोसिस्टम वेदर इट इज ओशियन और लेक और पॉन्ड और रिवर, याद रखें ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक्वेटिक इकोसिस्टम हो वहां पर नंबर का पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, नंबर का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर बात कर रहे हैं कि वहाँ प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन्स हैं और वो नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए अब ट्री इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो ट्री इकोसिस्टम में फूड चेन आप जानते हैं, ट्री इकोसिस्टम में एक सिंगल ट्री, याद रखें फॉरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, एक सिंगल ट्री, वन ट्री, सिंगल ट्री है। इस सिंगल ट्री के ऊपर फीड करने वाले बर्ड्स और बर्ड्स के ऊपर रहने वाले पैरासाइट्स। अब आप बताइए नंबर, एक सिंगल ट्री तो बार का साइज बड़ा आएगा या छोटा? तो आप कहेंगे सिंगल ट्री है, छोटा आएगा। छोटे से ही आपको आइडिया लग गया होगा कि यहां पर पिरामिड इनवर्टेड जाएगा। तो आप देख सकते हैं ट्री के लिए बार साइज छोटा, उसके ऊपर बर्ड्स एक से ज्यादा होंगी ऑब्वियसली, तो बर्ड्स का बार साइज बड़ा। बर्ड्स के ऊपर कौन फीड करेगा? पैरासाइट्स, तो बार का साइज और बड़ा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं ट्री इकोसिस्टम में जो नंबर का पिरामिड्स है वो इनवर्टेड आता है। मैंने बोला आपको कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझने का है। यदि आपको किसी इकोसिस्टम के अंदर XYZ कोई भी इकोसिस्टम आपको दे दे और आपसे पिरामिड की कंडीशन पूछ रहा है कि अपराइट जाएगा इनवर्टेड, तो इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका वही होता है और वही बच्चा कर पाता है जिसको उस इकोसिस्टम में फूड चेन के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो। तो जैसे ट्री इकोसिस्टम में आपको फूड चेन मालूम थी, आपको पता लग गया सिंगल ट्री है तो इनवर्टेड जाएगा। चलिए याद रखें नंबर के जो पिरामिड्स हैं वो बायोटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। आप खुद देख लें कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सीधा इसलिए गया कि ग्रास का बायोटिक पोटेंशियल रैबिट से ज़्यादा है, रैबिट का बायोटिक पोटेंशियल फॉक्स से ज़्यादा है, फॉक्स का बायोटिक पोटेंशियल लायन से ज़्यादा है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में अपराइट इसलिए गया क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोटिक पोटेंशियल जू प्लैंक्टन से ज़्यादा है, जू प्लैंक्टन का बायोटिक पोटेंशियल स्मॉल फिश से ज़्यादा है, स्मॉल फिश का बायोटिक पोटेंशियल लार्ज फिश से ज़्यादा है। जबकि ट्री इकोसिस्टम इन्वर्टेड इसलिए गया क्योंकि ट्री का बायोटिक पोटेंशियल बर्ड्स से कम है और बर्ड्स का बायोटिक पोटेंशियल पैरासाइट से कम है, इसलिए इन्वर्टेड पिरामिड गया। तो ध्यान रखें नंबर के जो पिरामिड्स हैं दे रिप्रेजेंट बायोटिक पोटेंशियल ऑफ स्पीसीज, किसी भी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पर आने वाले ऑर्गेनिज्म के बायोटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब सेकंड जो है पैरामीटर है बायोमास। बायोमास के बारे में पहले इंफॉर्मेशन लें जो एनसीईआरटी के अंदर दी है। देखिए बायोमास, वेट को बायोमास कहते हैं, वजन को। आपका मैं वजन अभी स्केल पर ले लूं तो जो वजन आएगा वो आपका बायोमास है। देखिए बायोमास दो तरह का होता है, पहला फ्रेश बायोमास, दूसरा ड्राई बायोमास। सपोज करिए हमने कहा कि भाई आपके घर के पास एक पेड़ है मैंगो का या नीम का, हमने कहा कि उसकी एक ब्रांच तोड़ लें आप, ब्रांच, एक बड़ी सी ब्रांच आपने तोड़ ली। तोड़ने के बाद में अभी वो ब्रांच कैसी है? ग्रीन है, उसके अंदर वाटर कंटेंट है। हमने कहा कि उस ब्रांच का वजन ले लें। जब आप उस ग्रीन ब्रांच का वेट करेंगे तो जो वेट आएगा, वजन आएगा, उसे हम फ्रेश बायोमास कहते हैं। उसमें तीन चीज़ें आती हैं, एक तो ऑर्गेनिक मैटर उस ब्रांच के अंदर, दूसरा इनऑर्गेनिक मैटर मिनरल्स, और तीसरा वाटर। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक प्लस वाटर कलेक्टिवली मिलकर बनाते हैं फ्रेश बायोमास। अब क्या करें, उस ब्रांच से वाटर को आप हटा लें, मतलब उस ब्रांच को सुखा लें। आपने 10, 15, 20 दिन लिए और सुखा लिया। सुखाने के बाद में हमने कहा कि उस ब्रांच का वजन करें। जब पहले आपने फ्रेश बायोमास लिया था तो तब आया था 10 किलो, 10 किलोग्राम, और अब आपने पानी सुखाने के बाद में जब सूखे हुई ब्रांच का वजन लिया तो अब आया लगभग 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम।
इट मीन्स वाटर अब चला गया है और सूखे हुए मटेरियल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्लस इनऑर्गेनिक मैटर है, इसको कहते हैं ड्राई बायोमास। तो फ्रेश बायोमास पानी जब प्रेजेंट हो और पानी जब निकल जाए तो उसे ड्राई बायोमास कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो पिरामिड्स होते हैं दे आर बेस्ड ऑन ड्राई बायोमास। याद रखें, वो ड्राई बायोमास पर बेस्ड होते हैं। नीट के अंदर क्वेश्चन भी आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। 4 मैं आपको पैरामीटर बता रहा हूं, इन 4 में से आपको एक ऐसा पैरामीटर बताना है जिसका इस्तेमाल हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स को कंस्ट्रक्ट करने में नहीं करते हैं। पहला एनर्जी करते हैं, दूसरा नंबर करते हैं, और तीसरा है फ्रेश बायोमास, चौथा है ड्राई बायोमास। जब फ्रेश बायोमास और ड्राई बायोमास दोनों आ जाएं तो याद रखें ड्राई बायोमास का हम इस्तेमाल करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड को कंस्ट्रक्ट करने में, जबकि हम फ्रेश बायोमास का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपकी एनसीईआरटी खुद कहती है कि ड्राई बायोमास जो वैल्यू होती है ड्राई बायोमास आर मोर एक्यूरेट देन फ्रेश बायोमास। ड्राई बायोमास फ्रेश बायोमास के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। तो याद रखें बायोमास। चलिए अब शुरुआत करते हैं बायोमास का। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपने को बायोमास का पिरामिड देखना है या कंस्ट्रक्ट करना है। ग्रास, याद रखें यहां पर गलती कर देता है बच्चा, हो सकता है मैं आपसे पूछ दूं आप कहीं इन्वर्टेड, नहीं, आप एक सिंगल ग्रास को, सिंगल रैबिट को, सिंगल फॉक्स को और सिंगल लायन का की बात नहीं कर रहे हैं। एक पूरे ग्रासलैंड में मिलने वाली ग्रास, उसका वजन निकालना है, उसका वेट निकालना है। तो बताइए कई किलोमीटर स्क्वायर की ग्रासलैंड है, वहां पर ग्रास नंबर में ही बहुत ज़्यादा है, तो जब आप उसका बायोमास निकालेंगे तो बायोमास बहुत ज़्यादा आएगा। तो बायोमास ज़्यादा तो बेस क्या बनेगा, ब्रॉड, और ब्रॉड बनते ही पिरामिड चला जाएगा अपराइट। सो अपराइट पिरामिड मिलेगा आपको बायोमास का ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। लायन नो डाउट वजनी है, लेकिन नंबर में तो 2-3 ही मिलेंगे ना। तो आप यदि नंबर में 3 है और एक लायन यदि 200 किलो का भी हो, 600 किलोग्राम चलिए, और यहाँ पर ग्रास यदि 1 ग्राम भी होगी तो नंबर में तो 6 मिलियन है, 1 ग्राम इंटू 6 मिलियन। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि वजन काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूसर का मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में। एक्वेटिक इकोसिस्टम, पहले हमने नंबर की बात की थी, अब पैरामीटर ही चेंज हो गया, अब बायोमास है। नो डाउट फाइटोप्लैंक्टन्स दे आर ह्यूज इन नंबर। फाइटोप्लैंक्टन्स नंबर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, से नंबर का पिरामिड वो अपराइट बनाते हैं, लेकिन बायोमास में कम होते हैं। बायोमास की यदि मैं बात करूं, आप एक सिंगल सेल के जो कि आपको नेकेड आई से भी नहीं प्रॉपर दिखाई दे रहा, उनको इकट्ठा करके यदि आप उनका वजन करें, वेट लें, तो आप जानते हैं कि वेट इतना बना नहीं पाएंगे। सो फाइटोप्लैंक्टन्स बायोमास में बहुत कम होते हैं, तो पैरामीटर कैसा जाएगा, छोटा जाएगा। पैरामीटर मीन्स बार का साइज कैसा जाएगा, छोटा। उस जू प्लैंक्टन उससे ज़्यादा, स्मॉल फिश उससे ज़्यादा, और लार्ज फिश शार्क कितनी बड़ी हैवी होती है, तो बायोमास ज़्यादा जाएगा। तो नंबर का पिरामिड तो सीधा था एक्वेटिक में, लेकिन बायोमास का पिरामिड इनवर्टेड होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि बायोमास का पिरामिड कभी भी नेवर एवर एक्वेटिक इकोसिस्टम में सीधा नहीं हो सकता, कि फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास सबसे कम होता है। ध्यान रखें आप, इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करेंगे फिर से। अब बात करें नेक्स्ट, हम बात करें ट्री इकोसिस्टम। सिंगल ट्री, नंबर में तो एक था, लेकिन आप पूरे ट्री को यदि गिराकर उसका वजन लेंगे, वेट करेंगे, तो आप जानते हैं कि वजन ज़्यादा आएगा, तो बार का साइज बड़ा। उस पर रहने वाली बर्ड्स
होगा वजन, लेकिन ट्री से तो कम होगा, पैरासाइट और कम। तो नंबर का पिरामिड ट्री इकोसिस्टम में तो इन्वर्टेड था, लेकिन बायोमास में अपराइट आ जाता है। आप समझ गए होंगे कि पैरामीटर्स को किस तरीके से यूज करना है। इस तरीके से आपको ड्रॉ करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा सा बस इमेजिन करेंगे और उससे आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इसमें। अच्छा ध्यान रखें, जो बायोमास के पिरामिड्स होते हैं दे रिप्रेजेंट स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप को रिप्रेजेंट करता है। स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ले लेते हैं। आपके मॉड्यूल में जो बॉक्स है उसमें स्टैंडिंग क्रॉप दिया है। व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप? लिविंग मैटर को किसी भी पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो टोटल लिविंग मटेरियल होता है उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप, खड़ी फसल कहते हैं हिंदी में इसको। स्टैंडिंग क्रॉप मतलब आप नवंबर और दिसंबर के महीने में या अगस्त और सितंबर के महीने में किसी भी सीजन में चले गए आप। चलिए नवंबर दिसंबर के महीने में किसान के यहाँ पर गए तो वो वीट ग्रो करा रखा है। आपने 1 मीटर स्क्वायर जगह ली वीट में, 1 मीटर स्क्वायर, और आपने देख लिया मंथ कौन सा है, नवंबर। तो उस 1 मीटर स्क्वायर में जितने भी वीट हैं उनको आपने अपरूटेड किया। अपरूटेड रूट सहित निकाला, मिट्टी विट्टी को हटाया, उस वीट के बंडल्स बनाए और उन वीट का वजन लिया। जो वजन आएगा वही है स्टैंडिंग क्रॉप। सो स्टैंडिंग क्रॉप एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया में जो टोटल लिविंग मटेरियल होता है उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है। आप जानते हैं कि वीट के अंदर अक्टूबर में अलग आएगी, नवंबर दिसंबर में अलग आएगी और मार्च अप्रैल में स्टैंडिंग क्रॉप अलग आएगी। तो टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है और एरिया टू एरिया भी वेरी करती है स्टैंडिंग क्रॉप। भाई जहाँ पर अच्छे खासे जंगल होंगे, सॉइल फर्टाइल होगी, वहाँ पर स्टैंडिंग क्रॉप बढ़िया होगी। जहाँ पर सॉइल फर्टाइल नहीं होगी, पानी की कमी होगी, वहाँ पर स्टैंडिंग क्रॉप कम मिलेगी। केरला में स्टैंडिंग क्रॉप ज़्यादा मिलेगी, जैसलमेर में स्टैंडिंग क्रॉप कम मिलेगी। स्टैंडिंग क्रॉप को मेजर किया जाता है बॉम कैलोरी मीटर की हेल्प से। इकोलॉजिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं, बॉम कैलोरी मीटर। तो ये था स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में इंफॉर्मेशन, टोटल लिविंग मटेरियल। चलिए नेक्स्ट पैरामीटर बहुत ही इंटरेस्टिंग और यहाँ पर काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको समझने के लिए मिलेगी। एनर्जी के बारे में बात करते हैं। पैरामीटर है एनर्जी, एनर्जी का पैरामीटर। चलिए तो एनर्जी के पैरामीटर के बारे में बात करें तो एनर्जी का पिरामिड ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ट्री इकोसिस्टम में, XYZ किसी भी इकोसिस्टम में, ऐसा इकोसिस्टम जो आपने आज तक जिसका नाम ना सुना हो वो भी यदि दे दिया जाए तो याद रखें एनर्जी के पिरामिड दे आर ऑलवेज अपराइट। एनर्जी के पिरामिड में कभी भी किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। एनर्जी के पिरामिड हमेशा हमेशा सीधे होते हैं, अपराइट होते हैं। क्यों अपराइट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मेन चीज यही समझने की है। आपको कुछ भी ऊट पटांग तरह का नाम दे देगा किसी इकोसिस्टम का और कहेगा इसके अंदर एनर्जी का पिरामिड बताइए, अपराइट होगा, इन्वर्टेड होगा, तो आप बोलेंगे अपराइट। एनर्जी हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर जाते हुए कम होती जाती है। प्रोड्यूसर के पास एनर्जी ज़्यादा, कंज्यूमर के पास एनर्जी कम, इसलिए एनर्जी के पिरामिड ऑलवेज अपराइट होते हैं। चलिए कैसे एनर्जी के पिरामिड काम करते हैं, कैसे बनते हैं वो देखिए। आपके एनसीईआरटी का ही हमने लिया है पिरामिड। यहाँ पर सबसे नीचे है प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। ध्यान रखें नीचे आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है ये। एनसीईआरटी में नीचे बेस पर दिया है 10 लाख जूल, 10 लाख जूल, और ये 10 लाख जूल ऑफ सनलाइट, मतलब ये वो एनर्जी है जो सन से प्लांट को, प्राइमरी प्रोड्यूसर को दी जा रही है। जो बेस पर लिखी होती है ना वो होती है जो दी जा रही है कि लो भाई आप एनर्जी पकड़ो।
ये एनर्जी दी जा रही है। तो इसका कितना परसेंट, यहाँ पर ये है 10,000। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 10 लाख का 10,000 कितना परसेंट है? कोई भी गलती से 10% ना कह दे, 10% ना कह दे। ये है 1%, 1% है। 10 लाख का 10,000 क्या है? 1%। तो याद रहे, इंपॉर्टेंट है, जो लाइट दी जाती है, सनलाइट जो दी जाती है प्लांट्स को या प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर उसका 1% ही ट्रॉफिक लेवल में एंटर करा पाते हैं। एनर्जी का लेवल कैलकुलेट करते वक्त मोस्टली बच्चा यहीं पर गलती करता है, और एग्जामिनर भी ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करता है जिसमें गलती करने की संभावना ज़्यादा रहती है। बच्चा शुरुआत से ही 10% को लगा देता है। 10,000 से ये जो 1,000 है, ये है 10%, आगे 10%, आगे 10%। तो मेन जो इंफॉर्मेशन जो मुझे देनी है आपको, जो कि सिली मिस्टेक हो जाती है अधिकतर, वो ये कि जो एनर्जी, जो लाइट प्लांट को दी जाती है, प्लांट उसका 1% एंटर कराते हैं, और एक बार ट्रॉफिक लेवल में जब एंटर कर जाती है, जब प्राइमरी प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा तो 10% जाएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर को प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा 10%, और टॉप कंज्यूमर जब सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा तो 10%। इसी को 10% लॉ ऑफ लिंडमैन कहते हैं। 10% लॉ ऑफ लिंडमैन, लिंडमैन ने ही बताया था कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, से 10% लॉ ऑफ लिंडमैन कहते हैं। इसकी वजह से आपको ये पता लगेगा कि जो प्लांट्स होते हैं दे आर एनर्जेटिकली रिच, और जो टॉप कंज्यूमर होते हैं वो एनर्जी के मामले में पुअर होते हैं, क्योंकि एनर्जी लगातार कम होती जाती है। इसलिए कहते हैं कि जो लायन है, लायन जो है वो इकोलॉजिकली वीक माना जाता है। क्योंकि जरा देखिए, मैं यदि यहाँ लायन रख दूँ तो रैबिट के पास 10,000 है, वो 1,000 है, जबकि लायन के पास मात्र 10 जूल है। तो इकोलॉजिकली लायन आर वीक। इकोलॉजिकली जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं वो वीक माने जाते हैं, बट फिजिकली दे आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उनके अंदर रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होता है। सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, बट इकोलॉजिकली तो वो वीक माने जाते हैं। इकोलॉजिकली हर्बीवोर्स दे आर स्ट्रॉन्ग देन कार्निवोर्स। देखिए, जो लाइट दी जाती है उसको ISR कहते हैं, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। तो ISR का कितना परसेंट? 1% आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम होता है, या तो वो आपको नीचे ये एनर्जी का लेवल दे देगा और पूछेगा कि टॉप कंज्यूमर लेवल पर बताइए कितनी होगी। तो आपको शुरुआत से ही 10% नहीं लगाना है। यदि आपने शुरुआत से ही 10% लगा दिया तो आपका आंसर 100% गलत आएगा। आपको पहले 1%, फिर 10% जाएगा, ध्यान रखें। या इसके अलावा फूड चेन की फॉर्म में दे देता है। सन, हाइपोथेटिकल ऐसे सन बनाएगा, एक प्लांट बनाएगा, सन से रेज निकालते हुए देखा, रेज, सन से रेज, और ये जो रेज रहेगी ना, रेज जो निकलेगी सन से, इन रेज के ऊपर लिख देगा एनर्जी का लेवल, और उसके बाद में कहेगा इस प्लांट को खाया रैबिट ने, रैबिट को फॉक्स ने, फॉक्स को लायन ने, लायन के लेवल पर एनर्जी बताइए। तो करना क्या है, ये जो रेज के ऊपर सनलाइट लिखी है उसका 1% प्लांट में एंटर कराना है, फिर 10% लॉ ऑफ लिंडमैन, देन फाइनली आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो 10% लॉ ऑफ लिंडमैन एनर्जी के पिरामिड प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोडक्टिविटी, फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्टिविटी, ध्यान रखें। देखिए, एनर्जी के पिरामिड में दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है, बस ये समझे कि सेट कर ले अपने दिमाग में। वो ये कि एक तो एनर्जी के पिरामिड दे आर ऑलवेज अपराइट, हमेशा सीधे होते हैं, और दूसरा 1% कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि 1% कुछ आपको बताया गया है। चलिए, पिरामिड्स, एनर्जी के पिरामिड प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो क्वेश्चन मॉड्यूल और एनसीईआरटी के मिलाकर बात करते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये आपके एम्स में एक बार पूछा गया था। एम्स के अंदर
और अधिकतर बच्चे गलत ही करके आए थे कि बड़ा ऊट पटांग तरह का पिरामिड आ गया था। कम बार साइज, बड़ा छोटा, बड़ा अजीबोगरीब पिरामिड है। तो बड़े बड़े बनते थे, क्या छोटे ऐसे रहे? तो वो समझे। इस तरह का पिरामिड देकर ये पूछा था कि पिरामिड किसका है। देखिए, नंबर का पिरामिड तो नहीं हो सकता लेक के अंदर। क्यों? कि नंबर में फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? ज्यादा, और यहां पर तो फाइटोप्लैंक्टन्स प्राइमरी प्रोड्यूसर का कम है। तो ये पिरामिड था पिरामिड ऑफ बायोमास इन लेक। ओशियन के अंदर यदि बायोमास की बात करें तो वो तो उल्टा होता है, मतलब ये वाला भी बड़ा होता, लेकिन लेक के अंदर इस तरह का आ जाता है। क्यों? वो समझे। ये जो है ये है फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन, तो फाइटोप्लैंक्टन नो डाउट नंबर में ज्यादा होते हैं लेकिन बायोमास में कम। तो ठीक है, कम छोटे साइज का बात। उसके बाद में ये है यहां पर स्मॉल फिश। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाती है? स्मॉल फिश। स्मॉल फिश का फाइटोप्लैंक्टन से बायोमास ज्यादा होगा तो बड़े साइज का है। लेक में स्मॉल फिश को लार्ज फिश नहीं, बर्ड्स खाती है, क्योंकि बर्ड्स को उड़ना पड़ता है, इसलिए उनका जो बायोमास है वो कम होता है। इस बात को आप भी डिनाई नहीं कर सकते कि जो फिश होती हैं उनके कंपैरिजन में जो बर्ड्स होती हैं लेक के आसपास वो हल्के साइज की होती हैं, हल्के वजन में हल्की होती है, मतलब बायोमास कम। तो ये पिरामिड ऑफ बायोमास इन लेक। इनके यदि आप कोने मिलाओगे ना तो ये आपको स्पिंडल शेप दिखाई देगा। इस तरह के पिरामिड जो है स्पिंडल शेप्ड पिरामिड कहलाते हैं, स्पिंडल शेप पिरामिड। चलिए, अब मैं ये मानता हूं, ये समझता हूं अब तक कि आपने जो समझा, जो पढ़ा, इतना कैपेबल हो चुके हैं आप कि आप कोई भी अब पिरामिड ड्रॉ कर सकते हैं। यदि आप इतने कैपेबल हो गए हैं तो चलिए क्वेश्चन बनाइए। आपके लिए एक तरीके से टेस्ट है छोटा सा। मैं आपको कुछ कंडीशन बता रहा हूं, आपको पिरामिड बनाना है, आपको पिरामिड ड्रॉ करना है। तो आप कोशिश करें या इमेजिन करें, यदि नहीं ड्रॉ करना चाहते तो आप इमेजिन करें। वो क्या है? कंडीशन है नंबर ऑफ इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन अ बिग ट्री। एक बड़ा पेड़ है, बिग ट्री है, उसके ऊपर नंबर ऑफ इंसेक्ट्स फीड कर रहे हैं। ध्यान से समझे। उस पेड़ पर नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड्स है, नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड्स है जो इंसेक्ट को फीड कर रही है डिपेंडिंग ऑन इंसेक्ट्स, एंड लार्ज बर्ड्स ईटिंग द स्मॉलर वन। और बड़े साइज की बर्ड स्मॉल साइज की बर्ड को खा रही है। आपको पिरामिड ड्रॉ करना है। ऐसा सुनने के बाद में एकदम पता है आप क्या कहेंगे? सर पैरामीटर तो बता दो। तो चलिए, पैरामीटर है नंबर का पिरामिड आपको ड्रॉ करना है। आपको नंबर का पिरामिड ड्रॉ करना है। फिर से मैं बता दूं, आपके सामने क्वेश्चन है, एक बिग ट्री है, उसके ऊपर इंसेक्ट्स फीड कर रहे हैं, इंसेक्ट्स को खाने वाली उस पेड़ पर स्मॉल बर्ड्स हैं, स्मॉल बर्ड्स को खाने वाली वहां लार्ज प्रेडेटरी बर्ड्स हैं। आपको नंबर का पिरामिड ड्रॉ करना है। चलिए मेरे साथ साथ करिए, या आप कर चुके हो तो अच्छी बात है, मैच कर लें अपने क्वेश्चन आंसर को। एक बिग ट्री मतलब बार का साइज छोटा, ये बिग ट्री के लिए है। बिग ट्री के ऊपर क्या है? इंसेक्ट्स। जितना बड़ा हो सकता है बार उतना बड़ा बना दे, क्योंकि इंसेक्ट्स नंबर में बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद में स्मॉल बर्ड्स एक से तो ज्यादा ही होंगी इसलिए बड़ा, लेकिन इंसेक्ट से कम होंगी। लार्ज बर्ड्स, याद रखिए इसके बराबर नहीं बनना चाहिए जो बॉक्स, क्योंकि यदि इसके बराबर आपने बना दिया तो आप ये मान रहे हैं कि लार्ज बर्ड जो है वहां पर एक है नंबर में, एक से तो ज्यादा होगी। ये तो जरा सोचिए कि कितने हैं ऐसे जिनका ये बना है। तो बिल्कुल सही है, जिन्होंने बनाया है। बहुत ईजी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पिरामिड आपके एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी के अंदर ये पिरामिड लैंग्वेज की फॉर्म में दिया है, डायग्राम की फॉर्म में मेंशन नहीं है। और ये लैंग्वेज जो मैंने यहाँ लिखी है आपके एनसीईआरटी की है, और इसको लेकर एग्जाम में नीट में क्वेश्चन आ चुका है। तो याद रखें। तो क्या है ये हुआ बिग ट्री। ये क्या है? इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स को खाने वाली स्मॉल बर्ड्स, और इसको खाने वाले लार्ज
बर्ड्स। तो इस तरीके से ये पिरामिड आ जाता है, मैंने लिख भी दिया है कि सुविधा के लिए। एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, बता दूं पहले ही, एनसीईआरटी के अंदर लैंग्वेज की फॉर्म में दिया और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नीट में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी याद करें कैसा होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास, फाइटोप्लैंक्टन बायोमास कम, इन्वर्टेड। तो एनसीईआरटी ये कहती है कि जब आप सी के अंदर पिरामिड देखते हैं बायोमास का जो कि इन्वर्टेड है, वो एक अजीबोगरीब नहीं लगता क्या आपको? कैसे अजीबोगरीब? ये रहा ओशन का, सी का एक्वेटिक इकोसिस्टम का पिरामिड उल्टा है। फाइटोप्लैंक्टन कम बायोमास के और ये फूड प्रोवाइड कर रहे हैं जू प्लैंक्टन को, ज्यादा बायोमास वाले को। जू प्लैंक्टन कम बायोमास के हैं, वो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं अपने से ज्यादा बायोमास स्मॉल फिश को। ये बोला जाता है, जनरली ये माना जाता है कि जो फूड प्रोवाइड करता है उसका बायोमास ज्यादा और जो खाने वाला होता है उसका बायोमास कम होना चाहिए, तभी फूड सपोर्ट किया जा सकता है। कि फूड सपोर्ट करने वाले का बायोमास कम और खाने वाले का बायोमास ज्यादा, ऐसे कैसे पॉसिबल है? जबकि यहां पॉसिबल दिख रहा है। फाइटोप्लैंक्टन कम बायोमास के अपने से ज्यादा बायोमास वाले जू प्लैंक्टन को फूड सपोर्ट करा रहे हैं, दे रहे हैं। इसी को बोला कि अजीबोगरीब बात नहीं है, इजंट पैराडॉक्स। आपके उसमें यूज किया है इजंट पैराडॉक्स। बच्चा पूछता है कि सर इसका मतलब क्या है, तो वो समझे कि पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इजंट पैराडॉक्स। ये अजीबोगरीब नहीं है क्या? पैराडॉक्स मतलब अजीबोगरीब, विडंबना नहीं है कि अजीबोगरीब बात है जो कि इजी टू डाइजेस्ट ना हो कि कम बायोमास वाले ज्यादा बायोमास वाले को फूड सपोर्ट कर रहे हैं। कर सकते हैं यदि उस कम बायोमास वाले के पास एक खास क्वालिटी हो, काबिलियत हो। क्या क्वालिटी, क्या काबिलियत हो? देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप सपोज करिए 5 फ्रेंड हैं, 5 दोस्त हैं, आप हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं हॉस्टल में। आप में पांचों की जो जरूरत है रोटी की, जो चपाती चाहिए आपको, एक को 4 चाहिए, 4, तो पांचों को कितनी चाहिए? 20 चाहिए। अब पांचों आप जो है एक साथ मैस में गए अपने हॉस्टल के, और आपने वहां पर डाइनिंग टेबल पर जब बैठे और आपने रोटी को सिकते हुए देखा तो आपका दिमाग खराब हो गया। क्यों? कि वहां पर 5 रोटी सिक रही है तवे के ऊपर एक बार में। आपने तो झगड़ा शुरू कर दिया कि हमें तो 20 रोटी चाहिए, यहाँ तो 5 ही सिक रही है, हम तो भूखे मर जाएंगे। आपको मैस वाला बोलेगा कि बैठिए 5 जो है वो खाइए तो सही। आपने सोचा कि 5 रोटी से कैसे पेट भर देगा, हमें तो 20 चाहिए सबको, पांचों को, और ये कह रहा है कि 5 रोटी खा लो। हमने कहा, सोचा आपने कि चलो देखते हैं, जब 5 रोटी देगा पेट भरेगा नहीं तब बात करेंगे, इससे झगड़ा करेंगे। आप बैठ गए, 5 रोटी आई, एक एक करके आपको दे दी गई, आपने खाना शुरू किया। जैसी आपकी रोटी खत्म हुई सबकी, 5 की एक एक, दोबारा फिर 5 आ गई, तीसरी बार 5 आ गई, चौथी बार 5 आ गई। आपको 20 रोटी इकट्ठी नहीं दी गई, 5-5 करके दी गई, पूरी दी गई है, ध्यान रखें। इस तरीके से ही कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स जू प्लैंक्टन को कहते हैं कि भाई प्रेजेंट टाइम में जितना दिख रहा है बायोमास, नो डाउट वो आपकी आवश्यकता के हिसाब से कम है, लेकिन इसके चक्कर में मत पड़ो। हमारी डिवाइडिंग कैपेसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जितना है उसे खाओ तो सही, हम लगातार डिवाइड कर रहे हैं, लगातार जैसे हमारी रोटी बनती आ रही थी। सो फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन्स को कम बायोमास वाले ज्यादा बायोमास वालों को फूड सपोर्ट कर सकते हैं इफ दे हैव हाई डिवाइडिंग कैपेसिटी। तो फाइटोप्लैंक्टन के पास डिवाइडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, हाई है, इसे फाइटोप्लैंक्टन्स कम बायोमास के होने के बावजूद भी ज्यादा बायोमास वालों को फूड सपोर्ट कर देते हैं। ये इसका आंसर था, इजंट पैराडॉक्स। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है, यहां पर लिमिटेशन दी गई है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, क्या कमियां या क्या खामी है इकोलॉजिकल पिरामिड्स के अंदर? पहले, स्पीसीज 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल कैन नॉट प्लेस इन पिरामिड, मतलब ऐसी स्पीसीज जो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पर रहती हो उनको आप पिरामिड में नहीं रख सकते। तो बात सही है, हम ह्यूमन है वो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पर रहता है,
क्योंकि ह्यूमन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी खाता है, हर्बीवोर्स भी है, तो मतलब प्राइमरी कंज्यूमर भी है। ह्यूमन मटन चिकन भी खाता है, तो वो टॉप कंज्यूमर भी है। तो आप जरा सोचिए कि यदि मुझे रखना है अपने आप को, और मैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों, क्योंकि दो ट्रॉफिक लेवल पर रहता हूं, तो या तो आप घास को खाने वाली जगह पर रखेंगे, रैबिट की जगह। यदि आपने यहां रख दिया तो मेरा ये बताता है कि मैं हर्बीवोर्स हूं बस। यहां पर रखेंगे लायन की जगह तो ये बताता है कि मैं केवल कार्निवोर्स हूं। इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पर रहने वाली स्पीसीज को आप प्लेस नहीं कर सकते, एक टाइम में आपको एक ही ट्रॉफिक लेवल वाली ही रखनी पड़ेगी। अब यहां से एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है, मैंने यहां पर लिखा भी है स्पैरो के बारे में, वो समझे क्यों। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर करें। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो एक ही इकोसिस्टम में रहते हुए एक ही टाइम में दो ट्रॉफिक लेवल पर रह लेता है? एक ही इकोसिस्टम में रहते हुए एक ही टाइम में, समय याद रखें, टाइम में दो ट्रॉफिक लेवल पर रह लेता है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल है स्पैरो। ये स्पैरो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो दो जगह इतना बढ़िया फिट होता है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन करा देगा। स्पैरो ने आपको बताया प्रीडेटर आखिरकार कहते किसे हैं, प्रीडेशन किसको बोला जाता है, ये स्पैरो ने ही समझाया था आपको। दूसरा, स्पैरो ट्री के ऊपर रह रही है, ट्री इकोसिस्टम। अब स्पैरो को भूख लगी तो उसने क्या किया? इंसेक्ट को खाया। इंसेक्ट को खा लिया तो उसका कंज्यूमर लेवल अलग है, सेकेंडरी कंज्यूमर हुई। और इंसेक्ट खाने से उसका पेट तो भर नहीं जाएगा, तो दूसरे टाइम किसको खा लिया? सीड को खा लिया। सीड को भी खा लिया, इंसेक्ट को भी खा लिया। एक ही इकोसिस्टम में एक ही टाइम में दो ट्रॉफिक लेवल पर रह लेती है ये स्पैरो। इसके अलावा फिश भी है, वो फाइटोप्लैंक्टन मुंह खोलेगी, फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो दोनों को एक साथ खा जाएगी। तो फिश भी एक ही इकोसिस्टम में रहते हुए दो ट्रॉफिक लेवल पर रह लेती है। इसके अलावा हम भी ऐसे ही, और हम कब हैं ऐसे? चिकन बर्गर खा रहे हैं आप, चिकन बर्गर है आपके पास, चिकन बर्गर में कुकुम्बर है। कुकुम्बर क्या है? मतलब वेजिटेबल्स। तो उस टाइम पर आप क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। और उसके अंदर चिकन का पीस भी है, सेकेंडरी भी है। तो आप जब चिकन बर्गर खाते हैं तो तब एक ही टाइम में आप दो ट्रॉफिक लेवल पर रहते हैं। स्पैरो एंड फिश, ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, डज नॉट अकोमोडेट फूड वेब। पिरामिड्स के अंदर आप फूड वेब नहीं रख सकते, ये तो फूड चेन पर बेस्ड है। देख लो आप, ये सब फूड चेन ही तो है। तो आप पिरामिड्स के अंदर जो कि नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, फूड वेब, उनको आप एकोमोडेट या प्लेस नहीं कर सकते। उसके बाद में सैप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस। सैप्रोफाइट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं नेचर के अंदर, लेकिन इनको इसमें जगह नहीं दी। पिरामिड्स में सैप्रोफाइट्स, डिकम्पोजर को, बैक्टीरिया एंड फंजाई को प्लेस नहीं किया गया है। ये एक ड्रॉबैक है, ये एक लिमिटेशन है। तो ये लिमिटेशन थी, ध्यान रखें। इसके बाद में एक और टर्म बची हुई है, स्टैंडिंग क्रॉप वाले में जो बॉक्स में दिया है, उसके बाद में दिया है स्टैंडिंग स्टेट या स्टैंडिंग क्वालिटी। तो समझिए, स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपने एक ट्री के ऊपर से ब्रांच तोड़ी, उसको आपने फ्रेश उसका वेट किया तो उसको फ्रेश वेट बोला, जिसमें क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैटर, इनऑर्गेनिक एंड वाटर। आपने उस ब्रांच को सुखाया, वाटर बाहर निकल गया, तो क्या हुआ? ड्राई वेट। उसके बाद में आपने उस ब्रांच को जलाया। जलाने के बाद में आप जानते हैं, जब जलाते हैं किसी प्लांट्स को, एनिमल बॉडी को, तो ऑर्गेनिक पूरा का पूरा स्मोक बनकर, धुआं बनकर चला जाता है। क्या बचा? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब मिनरल्स। इनऑर्गेनिक मतलब मिनरल्स। इन मिनरल्स को चेक करना, पता करना कि कौन से मिनरल प्रेजेंट थे इस प्लांट्स के अंदर, इसी को उसकी स्टैंडिंग क्वालिटी या स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसको स्टैंडिंग स्टेट या स्टैंडिंग क्वालिटी कहा जाता है। इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है स्टैंडिंग स्टेट एंड स्टैंडिंग क्वालिटी। तो ये था इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में
डिटेल में इंफॉर्मेशन।